जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में मैंने कई चीज़ें करना शुरू की, जैसे कि एक एलिट करके मॉडलिंग एजेंसी है, वहाँ पे मैंने अपने कुछ पिक्चर्स दिए जो कितने अच्छे नहीं थे। फिर उन्होंने मेरे पिक्चर्स करवाए, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे कर्ली बाल हैं, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कर्ली बालों की तो हम तुम्हें भेज दिया करेंगे ऐसा वैसा। लेकिन वहाँ भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अब इस टाइम पे जो मेरे जो मानसिक स्थिति थी, आई थिंक वो ये थी कि सच में ही आई हैव डन द वर्स्ट थिंग। और अब मेरी ये सिचुएशन है कि मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। और ये सब आप सिर्फ 16 साल की थी तब? हाँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे निकल के 6 महीने मैंने ये सब टाइम पास किया। और एक बड़े गट्स थे, मानना पड़ेगा। बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे आई थिंक ये गट्स के करके मुझे ना थोड़ा सा उसमें भी वो सबसे वर्स्ट पीरियड था मेरे लाइफ का। बट आई थिंक उस टाइम तक मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि आई एम अ लूजर। उस टाइम पे 6-7 महीनों में मेरे को रियलिटी चेक हो गया था काफी ज्यादा। और मेरे मम्मी पापा को भी लोगों ने इस तरह से बातें करना शुरू कर दिया था कि इनकी लड़की भाग गई है। सोसाइटी ने बायकॉट कर दिया था, जो उनकी अपनी सोसाइटी थी। फिर एक दिन ऐसे मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ में दिल्ली घूमते घूमते इंडिया हैबिटेट सेंटर चले गए। तो वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ था एक्टिंग वर्कशॉप, वहाँ पे वर्कशॉप हो रही थी। तो मैं वहाँ पे गई और फर्स्ट डे से मुझे जो भी अरविंद गौड़ करके हैं स्मिता ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अच्छा अब ये सब ये कैरेक्टर करेंगे। तो मैंने वो कैरेक्टर कर दिया, जैसे कुछ का भिखारी करेंगे, अब सब ये बनेंगे, अब सब जो बेसिक लेवल की जो वर्कशॉप होती है करते। तो उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, आगे आ जाओ। तो मैं आगे आ गई। तो मुझे कहा तो अब तुम इन सबको ये लिस्ट में जो भी है वो सब करवाओ। तो मैंने सोचा इतना मुझे इम्पोर्टेंस मिल रहा है, मैं तो आते क्लास में मॉनिटर बन गई यहाँ पे। तो उस टाइम पे मुझे वो एक होता ना एक फेवरेट प्लेस बन जाना तुम्हारा, कि उस एकदम लूजर फेज से मुझे ऐसा होने लग गया कि मैं अब कब मैं एक्टिंग वर्कशॉप पे जाऊं। तो मुझे वहां पे बहुत ही एक सुकून मिलता था। तो फिर उसके लिए मैं काफी रेगुलर हो गई। 5-6 महीने पे इनफैक्ट मुझे बैक स्टेज पे रखा गया। फिर लास्ट मिनट पे एक कोई एक्टर नहीं आया, मेल एक्टर कोई नहीं आया। तो फिर से वो मेरे गुरु ने तुम इसको मुझे लगा दो। तो मुझे 6 महीने में स्टेज पे भेज दिया, जबकि तो आपका पहला रोल एक मर्द का था, मुझे लगा के। मर्द का था। आई थिंक माधवी करके प्ले का नाम था, माधवी। और कहीं ना कहीं आपको ना जिंदगी में लोग ऐसे मिलते हैं फरिश्तों की तरह, जो कि आपको एक तरह से रास्ता दिखा देते हैं। आई थिंक अरविंद सर उनमें से एक है। तो फिर बट इस दौरान, इस उम्र में यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन बॉयज, लड़कों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या था कोई आपका? नहीं, इस टाइम पे मुझे लड़कों में इंटरेस्ट था जब मैं स्कूल में थी और पेरेंट्स से मनी मिलती थी और ये वो, तो उस टाइम पे था। लेकिन इस टाइम पे मेरे क्राइसिस थोड़े ज्यादा अच्छा बिगर लेवल पे थे। तो उस टाइम पे मैं काफी डिप्रेस्ड और काफी ऐसे इन चीजों में मुझे बिल्कुल एक तरह से रुचि खत्म ही हो गई थी। और तो इस दौरान कब आपने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ? एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ। मुझे एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने ही बॉम्बे भेजा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसकी ऑडिशन के लिए, और एक कोई साड़ी का कैटलॉग था उसके लिए। तो उन्होंने मुझे भेजा था 1-2 दिन के लिए। उसके बाद मैं फिर वापस नहीं गई, मुझे फोन करते रह गए। वो यही रुक गई? जी। तो मैंने सोचा यहाँ पे फिल्मों के ऑडिशन बहुत होते हैं, तो यहाँ पे ही रहना चाहिए, कम से कम 1 महीना तो रहना चाहिए और फिल्मों के ऑडिशंस करने चाहिए। वहाँ पे 10-15 लड़कियां बैठी थी, तो एक एजेंट भी मुझे मिल गया। तो उस एजेंट ने मुझे महेश भट्ट के ऑफिस में लेके गया। तो वहाँ पे मैं उस टाइम में मोहित सूरी को वो मीटिंग याद नहीं है, लेकिन मैं उससे मिली हुई हूँ। तो कहते मोहित सूरी मर्डर का डायरेक्टर है, वो भी एक फिल्म बनाएगा, अनुराग बासु नाम है उसका। तो अनुराग ने कैसे आपको? फिर उसको मेरे पिक्चर्स मिले, और पिक्चर्स मिलने के बाद उसने मुझे बुलाया, मेरा ऑडिशन किया, अनुराग ने ऑडिशन किया। एंड उसके बाद उन्होंने भट्ट साहब ने देखा, तो भट्ट साहब ने कहा कि ये लड़की तो बहुत छोटी है, ये लड़की तो 17-18 साल की है
और जो हमारी फिल्म में जो लड़की है वो तो उसका तो बच्चा भी है 7-8 साल का, उसके पीछे पास्ट है कम से कम 28-29 साल की, तो वो होनी चाहिए। इस बात पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर बीच में मैंने सुना कि वो लोग उन लोगों ने ये फिल्म देखी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, शाइनी आहूजा और चित्रांगदा की। तो उन्होंने शाइनी को साइन कर लिया और चित्रांगना को साइन करना चाहते थे, उनको लगा कि वो उस रोल के लिए ठीक है, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर 1-2 महीनों बाद अनुराग का फिर से डेस्परेटली फ़ोन आया, कहता हम लोगों को तो आउटडोर पे जाना है और चित्रांगदा का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन शी डिसाइडेड टू क्विट मूवीज़। तो कहता कि तो चलो चलो तुमको ही अभी तुम्हारे को कुछ थोड़ा एज वेज मेकअप करेंगे और तुम्ही को दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सो देन दैट्स हाउ आई गॉट गैंगस्टर। फैंटास्टिक। Yeah. That's why we say कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। How wonderful। तो अभी आपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे फिल्म मिल गई? घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, फिल्म मिल गई। अब वो और भी दुखी हो गए। मैंने सोचा उनको कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन वो और भी दुखी हो गए और कहते किसकी फिल्म मिली है? मैंने कहा जिसने मर्डर बनाई थी। अच्छा, तो कहते तो तुमसे भी वैसे सीन करवाएंगे? तो मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे सीन ही नहीं है, वैसी फिल्म ही नहीं है और बिल्कुल अलग फिल्म है, गैंगस्टर की कहानी है। और ये वो मैंने कहते तो हीरो कौन है? मैंने कहा हीरो इमरान हाशमी। तो बेचारों के उनके हाथ से फोन छूट गया ऑलमोस्ट। तो फिर तो मेरे डैडी बिल्कुल ही वो कहते ना हताश हो गए कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि देखो वैसी फिल्म नहीं है और ये अलग किस्म का रोल है और अलग किस्म, लेकिन वो कहाँ समझे। तू वापस आ जा, तू ऐसा मत कर, और तुम इतनी छोटी हो। फिर मेरे डैड ने मुझे धमकाया कि तुम अभी माइनर हो, मैं आता हूँ वहाँ पे तुम्हारे सब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराता हूँ मैं, तुम कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो, ये वो। फिर मैंने अपनी मॉम से बात की, मैंने कहा उनको बोलिए कि थोड़ा सा तो शर्म करें, मुश्किल से फिल्म मिली है। इस पूरे दौरान जब आप बॉम्बे में 2005 से 2008 तक, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? मतलब आपको किस चीज ने बरकरार रखा कि मैं कुछ ना कुछ करती चली जाऊंगी? आई थिंक कई एलिमेंट्स होते हैं। एक टाइम पे कुछ लोग थे जो कई बार इस तरह से अपोनेंट्स भी होते हैं जो कि आपको नहीं चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो। वो भी आपका ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं कि आप चाहते हो कि हम गिर जाएं, अब तो हम नहीं गिरेंगे। फिर कुछ पेरेंट्स भी हो जाते हैं। और मुझे मेरा फ्लैश फॉरवर्ड गया कि एक दिन मैं भी बैठा हुआ बोल रहा हूँ कि मैं 8 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, तो मैं बीच पर, सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पे अकेला बैठा रहता था और वो मेरा ड्राइविंग फोर्स था। फिर फैशन आई। जी, फिर फैशन आई। उसमें मैंने जब वो फिल्म देखी थी, मैं किस बात से बहुत फैसिनेटेड हुआ था कि आपने मॉडल की तरह चलना बड़ा अच्छा सीखा था। बाकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। हाउ डिड यू ट्रेन दैट वॉक एंड बी अ परफेक्ट मॉडल? पहले तो मैं करना ही नहीं चाहती थी फैशन, क्योंकि मैं गैंगस्टर वो लम्हे में हमेशा लीडिंग एक्ट्रेस रही थी। टाइटल रोल हमेशा इस तरह से मैंने, जैसे क्वीन और रिवॉल्वर टाइप से। फैशन में इतना छोटा रोल था मेरा, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत की। मैं घर पे भी हील्स पहन के वो कैट वॉक, या चाहे ड्रग एडिक्ट के सीन, सिगरेट कैसे पीना या कोकेन कैसे करना, उसके बाद क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी रिसर्च करना। फिर कोकेन एडिक्ट से मिलना, कैसे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्या लगता है तुम्हें जब तुम करते हो, उसका हाई कैसा होता है, लो कैसा होता है। तो इतना डीप रिसर्च किया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता था वो मेरा लास्ट चांस था। अगर मैं फैशन में नहीं कर पाती थी तो जिस तरह से मेरा ग्राफ जा रहा था वो नीचे ही आ रहा था गैंगस्टर से। फिर 2008 में आई फैशन। That was a turning point. हाँ, फैशन was a turning point. And you got the national award for that. I got national award. और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद आपको एक किसी बहुत बड़े स्टार ने कहा कि अब आपको नेशनल अवार्ड मिल गया है, अब आपका करियर गड़बड़ हो जाएगा। जी। क्या बोला था उसने? आई थिंक वो भी एक
आई थिंक महिला थी या पुरुष थे मतलब? पुरुष। अच्छा, तो जिस बता तरह नहीं सकती कौन थे? बताइए ना। अरे बताइए ना। नहीं नहीं, मेरे दोस्त ही हैं, मेरे शुभचिंतक ही हैं। ऐसा नहीं कि वो मुझे किसी तरह से गुमराह कर रहे थे या किसी तरह से कुछ टॉन्ट कर रहे थे। वो मुझे बहुत अच्छी कोई सलाह दे रहे थे कि जिस तरह से लड़कियों की पोजीशन है इस इंडस्ट्री में, 2 गाने करो, थोड़ी कमर हिलाओ, 2 डायलॉग बोलो, वो भी अगर कहा जाए तुम्हें, और साइड में हो जाओ, बस बेसिकली प्रिटी दिखो। तो इतना सा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तुम लोगों से, इतना ज्यादा वो करने की क्या जरूरत है? तो जो एक ज्यादा एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? उनके वर्ड्स ये थे कि तुम्हारी एक फिल्म में तुमने इतनी एक्टिंग कर ली जितनी मैंने अपनी 100 फिल्मों में नहीं की है। एंड ही इज अ वेरी बिग सुपरस्टार। Who is it? Who is it? नहीं, आई डोंट वांट टू ब्रिंग अच्छा, मुझे कार में बताओ कि बाद में बताएंगे क्या? ऐसा तो, और वो लड़की जो हिमाचल की लड़की है, जो इतने ग्लैमरस बैकग्राउंड से नहीं आई हैं, जो एक क्रांतिकारी की पटपोती है और मतलब ऑलमोस्ट भाग गई और फिर यहाँ पहुंची, मगर इस पूरे चेंज के दौरान एक फिल्म आती है जो इनोसेंस के बारे में, जो मासूमियत के बारे में है, जी और वो पूरे देश पर छा जाती है, और उस फिल्म का नाम है क्वीन, जी और वो 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करती है। जी। तो इसका मतलब मासूमियत तो बरकरार है। जी बिल्कुल बरकरार है, और इस फिल्म से ये भी आई थिंक प्रूव होता है कि बिल्कुल है। कंगना का जो खुद का कैरेक्टराइजेशन है, जो अभी आपने अपनी कहानी मुझे बताई, और क्वीन के कैरेक्टर की जो कहानी है, जो जिस तरह की वो लड़की है, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है? आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए एलियन वर्ल्ड था, हाँ। या मेरे लिए, मैं उस स्पेस से आती हूँ जहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स या ओवरली प्रोटेक्टिव ब्रदर्स, तो उस तरह का सिनेरियो से ही हूँ मैं। लेकिन मुझ में कॉन्फिडेंस इशू कभी नहीं रहा। जैसे कि आप मेरे और मेरे डैड की इंट्रैक्शंस को भी दिमाग में रखिए, या पहली बार जब मैं गैंगस्टर के लिए कोरिया गई थी, तो मैं वहाँ पे इतनी कंफर्टेबल थी जितनी कि मैं मुंबई में थी, तो वो मेरा इशू नहीं रहा। जो रानी है, उसका जो मेन चैलेंज था वो सेल्फ एक्सेप्टेंस था, कि वो खुद को, उसको बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम, जो उसका मेन कैरेक्टर का जो फ्लॉ था। तो आई थिंक अगर मेरी लाइफ पे फिल्म बनाई जाए तो मेरे कैरेक्टर का फ्लॉ होगा प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस। दैट्स माय कैरेक्टर। तो अगर उसको, बट आई डू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड।